फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स पेडागोजी की बात करने जा रही हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे कंटेंट लेके आई हूँ और ये परीक्षा के उद्देश्य बहुत ज़्यादा लाभकारी भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ योजना की। जब भी आप टीचिंग करने गए हैं तो आपने लेसन प्लान बनाया, और लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान एक रूपरेखा होती है। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं जो कंटेंट या जो अध्याय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा रूप होता है, उसे हम पाठ योजना कहते हैं। बस वन लाइनर आपको याद रखना है कि ये एक रूपरेखा होता है, ये एक प्लान होता है जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से बनाते हैं। फिर उसके बाद पाठ योजना का महत्व क्या है? लेसन प्लान बनाने के लिए आप लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, इससे क्या क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं या महत्व हो सकते हैं। शिक्षक में आत्मविश्वास होता है, क्योंकि पूरी बुक है, आप एक दिन में तो पढ़ा नहीं लेंगे। अगर आप पढ़ाना भी चाहेंगे तो आपके अंदर डर रहेगा, यार मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपका उद्देश्य बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हम छोटे छोटी अध्याय का पहले से लेसन प्लान बना लेंगे तो इसमें हम अपने एक समय पर अपना कंप्लीट कर लेंगे कंटेंट की हमें इतना उसको पढ़ाना है। तो शिक्षक में आत्मविश्वास होगा और समय का उचित आप उपयोग कर सकेंगे। इसमें बच्चों में विचार, तर्क, निर्णय, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। जैसा आपके एनसीएफ में कहा गया है कि आपको छोटे छोटे कंटेंट में हर चीज बांट के करना है। फिर आपको संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाना है, ये बोला गया है। उसके बाद बच्चों को दैनिक गतिविधियों से भी जोड़ना है, और पार्ट में बांटने का मतलब है कि बच्चे के अंदर बर्डन ना हो। आपको बोला गया है कि गणित को बर्डन या बोझ वाली शिक्षा नहीं बनानी है, गणित से डर हटाना है। जब आप उसको बहुत ज्यादा दे देंगे, पहली चीज उसे जोड़ घटाना छोटा सा ही नहीं समझ में आ रहा, उसके बाद आप गुणा भाग, स्थानीय मान सब कुछ आप उसको सिखा देंगे एक दिन में ही, तो बच्चा इतना एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, इतना वो समझ नहीं कर पाएगा, इतने उसमें ना वो विचार। अगर आप एक चीज पढ़ाते हो उसे, अगर आपने उसे लाभ हानि भी पढ़ाया है, तो आपने लाभ हानि पढ़ाया तो उसमें विचार तो कर सके, उसमें तर्क तो कर सके, उसे निर्णय तो ले सके, उसे अपने जीवन में अप्लाई तो कर सके, उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो सके। तो बच्चों को हमें छोटी छोटी चीजें पढ़ानी है, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना है। विचार, क्योंकि वो उस हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे तो बच्चे के अंदर विचार आ सके, तर्क आ सके, निर्णय लेने की क्षमता आ सके, कल्पना शक्ति आ सके। इस वजह से हमें पाठ योजना पहले से बना लेनी चाहिए। पाठ योजना से संबंधित अध्यापक का ज्ञान, पाठ वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। उद्देश्य का निर्माण होना चाहिए। अब क्लास 1 का बच्चा है, हम उसे बैंक के बारे में इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उसे समझ ही नहीं, उसे ज्यामिति इतनी ज्यादा पढ़ा दी। तो हमें ये भी उद्देश्य का भी ध्यान रखना है कि हमें किस स्टैंडर्ड के बच्चे को कैसे उसे अधिगम कराना है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान से मतलब है कि हम उसे कठिन से कठिन चीज पढ़ा ले रहे हैं और बच्चा डर की वजह से कि ये शिक्षक मुझे बहुत मारता है, लो यहाँ पे चिपके बैठे हुए हैं, नहीं तो अगर हमने कुछ भी, उसके मनोभावों को समझो कि वो समझ पा भी रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसे हमें वही चीजें दूसरी तरह से सिखानी है कि बच्चा उसको आसानी से समझ ले। शिक्षण विधियां और प्रविधियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम उसको अधिगम को बेहतर बना सके। शिक्षण कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी मैं विधि, प्रविधि और कौशल के बारे में भी आगे बात करूंगी। फिर हम आते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग, जो आपने 36 मिनट की है। इसे 6 चरणों में बांटा है। सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं और आप उसको बच्चे को सिखाते हैं। तो सबसे आपने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बहुत ही कुछ पढ़ा है, बस आपको इतना याद रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था। तो 1963 में एलन ने दिया था। एलिन भी कहीं कहीं लिखा होता है, एलन ने दिया था 1963 में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचर की। ये एक क्रिया है, जबकि जो आपकी पाठ योजना थी ये एक रूपरेखा है। और ये पाठ योजना कोई विधि नहीं है, पाठ योजना एक रूपरेखा है। और सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण एक क्रिया है। क्रिया मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो क्रिया है, और जो आपकी विधियां, प्रविधियां ये अलग है। लेकिन अगर कभी कभी पेपर में आ जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि है, प्रविधि है, रूपरेखा है, तो आपको करना है सिर्फ ये एक क्रिया है प्रभावशाली, जो आप अधिगम कराने जा रहे हो बच्चों को, वो प्रभावशाली बनाने के लिए एक ये क्रिया है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। इसको 1963 में एलन के द्वारा दिया गया था। ये कोई विधि नहीं है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए।
फिर है शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन सिर्फ आपको 2-3 याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको करके बच्चे के अंदर क्रियाशीलता का सिद्धांत लाना है। क्रियाशीलता मतलब बच्चा करके सीखे। करके सीखने से बच्चे का ज्ञान स्थायी होगा, उसके अंदर अवलोकन को बढ़ावा मिलेगा। अवलोकन मतलब वो जाएगा तो एनालिसिस कर पाएगा, आलोचनात्मक चिंतन कर पाएगा, अपनी समस्या का समाधान कर पाएगा। स्वाध्याय की स्व अध्याय सेल्फ स्टडी की भावना आएगी, वो सक्रिय होगा और सार्थक होगा, उसे चीजें बोरिंग नहीं लगेगी, बर्डन नहीं लगेगी, उसके अंदर से डर खत्म होगा। फिर गणित पढ़ाने के लिए कुछ हमारे शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 शिक्षण सूत्र की बात करूंगी क्योंकि इसी के बारे में हमारे एनसीएफ 2005 ने भी कहा था। सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। मूर्त जो चीजें प्रत्यक्ष हैं उन्हें मूर्त बोलेंगे और जो चीजें अप्रत्यक्ष हैं उन्हें अमूर्त बोलेंगे। फिर एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है पहले उससे उसकी चीजों को, उसकी जो पाठ पुस्तक होगी उसे कनेक्ट करेंगे, फिर अज्ञात की ओर जाएंगे। ये 2 शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। फिर कुछ है हमारी विधियां, ये शिक्षण सूत्र थे। अब विधियां, आपको पता है कि जो हमारी शिक्षण विधि है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षण हमारी त्रिमुखी है। त्रिमुखी मतलब 3 कारक, पहला पाठ्यक्रम, दूसरा शिक्षक, तीसरा शिक्षार्थी। या ऐसे कह दे कि केंद्र पर आपका शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी को कौन पढ़ाएगा? शिक्षक। और किससे पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम से या पाठचर्या से पढ़ाएगा। ये आपकी 3 कारक इसको प्रभावित करते हैं। फिर आती है आपकी विधि आगमन विधि। गणित पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आ से आगमन, आ से उदाहरण और मन नियम। उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, इसे हम आगमन विधि कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे जब उदाहरण समझने लगेगा तब आप नियम बताएंगे। इसको पढ़ाने के लिए रेखा गणित शिक्षण बहुत अच्छा है कि रेखा गणित पढ़ाने के लिए आप सबसे पहले, अगर आप त्रिभुज पढ़ाते तो आप उसको कोण दिखा देंगे, अगर आप उसे रेक्टेंगल पढ़ाते तो आप डस्टर दिखा देंगे, ब्लैक बोर्ड दिखा देंगे। इससे रेखा गणित शिक्षण कराया जा सकता है। और इस शिक्षण के सबसे ज्यादा लाभ क्या होता है? ज्ञान को आप स्थायी बना सकते हो, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो, रुचिकर बना सकते हो, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं। अनुसंधान, बच्चे के अंदर अवलोकन, अनुसंधान की भावना का भी विकास कर सकते हैं। लेकिन ये विधि के कुछ दोष भी होते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि आप उदाहरण दे दे के नियम आप बता नहीं पाए तो ये थोड़ा सा धीमी प्रक्रिया है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन हमें इतना जरूरत नहीं है कि आप पाठ्यक्रम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बस ये है कि जितना भी आप पढ़ा रहे बच्चे का ज्ञान स्थायी होना चाहिए। फिर दूसरी विधि आती है निगमन विधि। निगमन विधि का क्या है? नी से नियम, पहले आप नियम बताएंगे उसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो इसमें क्या है, अगर आपसे कभी पूछे तो पहले आप समान नियम बताएंगे उसके बाद आप उदाहरण बताएंगे। इसमें कुछ सूत्र प्रयोग होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत का ज्ञान होना, क्योंकि जब आप नियम बता रहे हो तो पहले आपको सिद्धांत तो बताना ही पड़ेगा, सिद्धांत बताइए या नियम बताइए। इस विधि के लाभ क्या है? समय की बचत होती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है, बच्चा रट लेता है। इसमें रोट लर्निंग को भी बढ़ावा मिलता है, जबकि हमारी एनसीएफ ने रोट लर्निंग को क्रॉस किया हुआ है। इस विधि के दोष क्या है? प्राथमिक स्तर पर ये उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको अभी कुछ पता है नहीं है और आप उसको नियम बता दे रहे हो, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। बार बार आपने देखा है कि एनसीएफ करके सीखने पर बल देता है, अनुसंधान विधि पर बल दे रहा है। अनुसंधान विधि दिया किसने था? अनुसंधान विधि आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था। आर्म स्ट्रॉन्ग। इसे आप ए से याद कर लीजिए। ए से अनुसंधान, ए से आर्म स्ट्रॉन्ग। तो ये अनुसंधान विधि जब भी आ रहेगी, ये एक प्रभावशाली विधि है और सबसे ज्यादा स्थायी विधि भी है और इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी बोला जाता है। दूसरी आती है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि आपको पता है कि किलपैट्रिक ने दिया था। और फिर हम आते हैं सबसे ज्यादा जो आप के लिए स्थायी होगा, बच्चों को पहले ठोस वस्तुओं का अनुभव कराएं। जैसे अब मैंने बताया कि आपको कोण पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको कोण दिखा देना है कि ये कोण है, डस्टर आपको दिखा देना है, तो पहले ठोस वस्तुओं का अनुभव करवाएं, फिर चित्र बताएं और अंत में प्रतीक चिन्ह बताएं। जैसे अभी ठोस वस्तु डस्टर के बारे में आपने ठोस वस्तु दिखा दी, उसके बाद आपने डस्टर का चित्र बना दिया, फिर आप प्रतीक चिन्ह बताओगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह।
या फिर अभी आपने छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ी है तो उसमें अगर एक आ से अनार भी लिखा है तो अनार बहुत बड़ा है और छोटा सा आ बना है, तो इसका मतलब क्या है, पहले आपने चित्र दिखा दिया, फिर उसके बाद फिर आपने एक छोटा सा उसमें सिंबल बना दिया आ, छोटा आ। स्त्रीकरण या स्तमीकरण आपको मैंने बता ही दिया कि जब लाभ हानि की संप्रत्यय उसके अंदर सिखाना, ये आप स्तमीकरण में आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में। ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम का सिद्धांत है, ये आपने सीडीपी में भी पढ़ रखा है, ईवीएस में, हर उसमें पढ़ रखा है। ये गणित में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सीडीपी में गणित में ब्लूम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ब्लूम में ये याद रखना है कि ब्लूम का जो थ्योरी है वो कैप पर डिपेंड है, CAP, कैप। जैसे सर्दी चल रही है और आप लोग कैप लगाते हैं तो कैप पर डिपेंड करता है। कैप का मतलब हो गया CAP। कैप का मतलब है कॉग्निटिव, A मीन्स अफेक्टिव और P मीन्स साइकोमोटर। हिंदी में बात करेंगे तो कॉग्निटिव मतलब दिमाग से, आपके ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। भावात्मक, जब आप हृदय से सोचते हैं, अफेक्टिव। साइकोमोटर, क्रियात्मक, जब आप अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं तो ये क्रियात्मक में आ जाता है। आपके शारीरिक, आप हाथ प्रयोग कर रहे हो, पैर प्रयोग कर रहे हो, दिमाग प्रयोग, हाथ पैर का आप जब शारीरिक चीजें आप प्रयोग करते हैं तब ये क्रियात्मक में आता है। सबसे पहले कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ज्ञान, कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक, आपके दिमाग की बात करेगा। भावात्मक, जब आप हृदय का आप उसमें भाव उसमें आते हैं। क्रियात्मक, जब आप शरीर का प्रयोग करते हो। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम के द्वारा 1956 में दी गई थी और फिर इनके साथ इनके कुछ मित्र भी थे, क्रैथवॉल और सिम्पसन। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कैप की। कैप मतलब, कैप में C की बात करेंगे। C मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। इसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। 1956 में इन्होंने 6 चीजों के बारे में बात करी थी कि सबसे पहले ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। 6 तत्वों पे इन्होंने बात करी थी। सबसे पहले बच्चे को आप ज्ञान कराएंगे कि ये क्या है, ये आपने पेन लिया तो ये पेन है, ज्ञान कराएंगे। फिर इसको बोध कराएंगे, उसके बाद इसका प्रयोग कराएंगे कि ये कहाँ प्रयोग होता है। उसके बाद इसके विश्लेषण कराएंगे, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये इस कलर का, ये इस कलर का। उसके बाद वो पूरा जोड़ के इसको होल देखेगा, अच्छा ये एक पेन है और ये ब्लू कलर का है। पहले वो विश्लेषण करेगा, टुकड़ों में बांटेगा, उसके बाद इसका संश्लेषण कर देगा पूरे पेन की बारे में। फिर वो मूल्यांकन करेगा कि आपने 10 कलर के पेन रख दिए तो वो जानेगा, अच्छा ये ब्लू पेन है, ये रेड पेन है, ये ब्लैक पेन है, वो मूल्यांकन कर लेगा। उसके बाद यहाँ से ये तो ज्ञानात्मक पक्ष की बात ब्लूम ने कर दी। उसके बाद आते हैं भावात्मक पक्ष, जिसने क्रैथवॉल ने दिया था। ब्लूम भी थे, क्रैथवॉल भी इसमें आए थे, 1964 में दी गई थी। इसमें भी 6 पक्ष है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष में संश्लेषण बोला था, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस को क्रैथवॉल ने क्रिएटिंग बोल दिया। और जो मूल्यांकन बोला गया था, जिसे एवोल्यूशन बोला गया था, उसको एवोल्यूशन को क्रैथवॉल ने इवैल्यूएटिंग बोल दिया था। मतलब इन्होंने TION लगाया था, इन्होंने ING लगा दिया है। बस आपको ब्लूम में इतना ही याद रखना है। और ज्ञानात्मक की बात करें तो आपके संज्ञान से मतलब है, आपके दिमाग से मतलब है। भावात्मक की बात करें तो आपके हृदय से मतलब है। क्रियात्मक की बात करें आपके हाथ से मतलब है। और 2 चीजें नीचे से पूछ लेता है। हाँ, इसमें यह भी पूछता है कि निम्न पक्ष कौन है और हायर मतलब उच्च पक्ष कौन है। तो ज्ञान और बोध इसके निम्न पक्ष में आता है और हायर में संश्लेषण मूल्यांकन आता है। यह भी क्वेश्चन आया था जो टेट का कैंसिल हो गया, उसमें भी पूछा गया था। और 2 चीजें और आपको याद रखनी है कि जो संश्लेषण है, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन आता है। तो संश्लेषण मतलब सिंथेसिस को हमारे क्रैथवॉल ने क्रिएटिंग बोला है और जो एवोल्यूशन है उसे इवैल्यूएटिंग बोला है क्रैथवॉल ने। ये बात आपकी ब्लूम की होती है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे चलिए मैं उसको दूसरे वीडियो में बनाती हूँ।